आगरा के संबंध में ऐतिहासिक महत्व बताते हुए श्रुत रत्नाकर अहमदाबाद के जितेंद्र भाई शाह ने अकबर के समय में चंपा नामक श्राविका के तप का महत्व और जैनाचार्य श्री हिरसुरेश्वर जी महाराज द्वारा शहंशाह अकबर के जीवन में आए परिवर्तन की विस्तृत जानकारी दी। श्री धर्मचंद जैन जैन धर्म के प्रमुख विद्वान, जिन्होंने जैन धर्म ग्रंथों, प्राकृत भाषा, जैन आगमों के प्रतिपादन के विषय में प्रकाश डाला। श्री दिलिय धिगनी चेन्नई ने अपने उद्बोधन में प्राचीन समय में प्राकृत भाषा का क्या रूप था, उसके विषय में प्रकाश डाला। एक सवाल के जवाब में जितेंद्र भाई शाह ने बताया कि वह पिछले 40 वर्षों से प्राकृत भाषा के उत्थान और प्रचार में लगे हैं। इसके साथ वह अपनी बात सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का प्राचीन साहित्य प्राकृत, संस्कृत, पाली में होने के कारण उसको वर्तमान समय के अनुरूप समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जैन आगमों की चर्चा करते हुए जितेंद्र भाई शाह ने बताया कि भगवान महावीर द्वारा लिखे गए सभी आगम और साहित्य प्राकृत भाषा में है। महावीर के सही उपदेशों को सूत्रबद्ध करके उनको और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अग्र और जैन धर्म के संबंधों की चर्चा के बाद जितेंद्र शाह ने कहा कि आगरा में जैन दर्शन, साहित्य और साधना के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही एक समृद्ध पुस्तकालय को भी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे जैन धर्म का समृद्ध साहित्य और भगवान महावीर के संदेश जन जन तक पहुंच सके। आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है, तो एक जैन म्यूजियम की भी स्थापना यहाँ होनी चाहिए। यहाँ तक आने वाले देश दुनिया के पर्यटक जैन दर्शन, सिद्धांत, अपरिग्रह आदि से रूबरू हो सकें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आया हूँ और इस प्राकृतिक संगोष्ठी में चौथी बार निरंतर आ रहा हूँ मैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि प्राकृत भाषा भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा है और भारतीय भाषाओं में समरूपता को अगर ढूंढना हो तो प्राकृत के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के इतिहास को जानना हो तो प्राकृत के माध्यम से जाना जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय समाज का लोक जीवन है, लोकमन है, वो हम प्राकृत भाषा में आराम से देख सकते हैं और इसको देखे बगैर भारतीय जनजीवन को हम ढूंढ नहीं पाएंगे। एक और सबसे बड़ी बात है, दक्षिण भारतीय भाषाओं को हिंदी से जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता है, ये बात बार बार आती है। लेकिन प्राकृत के माध्यम से हम यह दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, इनको भी जोड़ा जा सकता है हिंदी से। तो प्राकृत की सबसे बड़ी बात है कि भाषा ही एकता की ओर बढ़ाती है। हिंदी में और प्राकृत भाषा में क्या भिन्नता आप पाते हैं? हिंदी को ही प्राकृत भाषा की विरासत मिली है, तो हिंदी को लोग प्राय कहते हैं संस्कृत की बेटी है या संस्कृत सुता है, लेकिन हिंदी संस्कृत और प्राकृत दोनों की बेटी है और हिंदी को जानने के लिए, हिंदी को सरलीकरण में प्राकृत का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो आज आप मानते हैं कि हिंदी कहीं ना कहीं विकृत हो गई है? नहीं, हिंदी बह रही है, जैसे प्राकृत बहती हुई नदी है उसी तरह से हिंदी बहती हुई नदी है और विकास कर रही है अपना। हम भारतीय भाषाओं के शब्दों को लें, प्राकृत के शब्दों को लें, तो हिंदी ज्यादा समृद्ध हो सकती है। और प्राकृत को सीखने के लिए हम विदेशी भाषाएं सीखते हैं लोग, अरे हमारी अपनी भाषाएं सीखें। तो प्राकृत को सीखने से हम सबसे बड़ी बात आम आदमी की भाषा रही, जो साधारण मजदूर बोलता था, नौकर बोलता था, महिला बोलती थी, उनके प्रति जो भाव था। संस्कृत वालों को थोड़ा अहंकार था, जैसे आजकल अंग्रेजी वालों का अहंकार होता है कि हम थोड़े ज्यादा होशियार हैं, उस समय अहंकार था। तो भगवान महावीर ने देखा कि ये तो नहीं चलेगा, आम आदमी का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने आम आदमी के हित में प्राकृत भाषा का प्रयोग करके आम आदमी के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया, उनको एक बहुत बड़ी ज्ञान की निधि दे दी, तो सामान्य भाषा के माध्यम से बहुत विशिष्ट ज्ञान दे दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या आपको लगता है कि प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का डिजिटल प्रचार हो रहा है? क्या लोग आम आदमी को अपना पाएगा या उसको कोई सीखने की कोशिश करेगा? इसलिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हम नहीं सोचते हैं कि कोई जन भाषा बन जाएगी, लेकिन इन भाषाओं में जो साहित्य है और आज जो हिंदी में जो सारा साहित्य है, ये इन दोनों भाषाओं की ये संतति है, उसी से बनी हुई है। या भारतीय भाषा इन दोनों भाषाओं का बहुत ऋणी है, सारी भारतीय भाषा है। उनको सीखने से हम भाषाई एकता की ओर बढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जान सकेंगे। जीतू भाई, मैम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये क्या प्राकृत भाषा का आगरा में हो रहा है सम्मेलन, और अभी आपने बताया कि जैन धर्म और आगरा का बड़ा आपस में कहीं ना कहीं समन्वय है, तो यहाँ से कोई संदेश देंगे केंद्र सरकार को, यहाँ कुछ ऐसा बनना चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जैन समाज का क्या योगदान रहा आगरा में और आगरा ने उनको क्या दिया और आगरा को क्या मिला? म्यूजियम भी होना चाहिए, एक लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, और जैन धर्म का जो मुख्य संदेश है अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, उन पर भी उसमें अध्ययन और शोध कार्य होना चाहिए, जिससे आगरा के
जनता को भी पता चले, क्योंकि आगरा की जनता को भी पता नहीं है कि जैन धर्म का क्या प्रदान रहा है। और दूसरी बात कि जैनों को भी ये पता चले कि आगरा में जैन धर्म का बहुत बड़ा काम हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में भी बहुत बड़ा प्रदान जैन धर्म ने किया है। तो यहाँ एक ऐसा राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी चाहिए जिसमें मैंने जैसे कहा वो एक म्यूजियम होना चाहिए जैन धर्म के प्रदान के विषय में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन स्थल भी है, तो देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और एक ऐसा विश्व स्तरीय जैन धर्म का इंस्टीट्यूट हो और जिसमें इस प्रकार की सारी सामग्री उपलब्ध हो तो बहुत बड़ा काम होगा और यहाँ से पूरे भारत को संदेश भी मिलेगा। यहाँ तक रही प्राकृत भाषा की बात, करीबन 2500-3000 वर्ष पुरानी प्राकृत भाषा, आपका संस्थान 25 वर्ष लगा, आपको कितनी सफलता मिली है कि प्राकृत भाषा की तरफ लोग मुड़ रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं? तो कैसे जोड़ेंगे आप उनको, आने वाली युवा पीढ़ी जो नहीं जानती प्राकृत भाषा को, क्या प्रयास आपके चल रहे हैं और सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? हम लोग पिछले 40 साल से, मतलब 4 दशक से प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अलग अलग संस्थानों के द्वारा भी प्राकृत भाषा के विकास का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इन वर्षों में हमने देखा कि धीरे धीरे प्राकृत भाषा के विषय में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। आज के युवाओं को भी नई नई भाषा सीखने की रुचि है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि प्राकृत भी एक हमारी भाषा थी। अ, हमारे विद्वानों ने कई बार कहा कि भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के हृदय को जानना हो तो हमें संस्कृत, प्राकृत और पाली के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। हमारे प्राकृत भाषा आज से 2600 साल पहले जन भाषा रही, लोक भाषा थी। पूरे देश में प्राकृत भाषा का प्रचलन था, इसीलिए श्रमण भगवान महावीर ने अपने उपदेश की भाषा प्राकृत भाषा चुनी थी। उस समय में उनका विचरण मगध और मगध के अगल बगल के प्रदेशों में रहा था, इसलिए उस जमाने की जो प्राकृत भाषा है उनको अर्धमागधी भाषा कही जाती है। जैन धर्म के सारे आगम अर्धमागधी भाषा में मिलते हैं और प्राकृत भाषा के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारत की तत्कालीन संस्कृति, तत्कालीन रीति रिवाज, तत्कालीन इतिहास, उसका एकमात्र सोर्स कोई हो तो वो प्राकृत भाषा है। और जितने भी भारत देश के महान नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल और अन्य जितने भी संस्कृत नाटक के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, उसमें भी प्राकृत भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। और हमारे एक विद्वान ने उस पर संशोधन करके ये कहा था कि भी संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग करीब 60 से 70% हुआ है, जबकि संस्कृत भाषा उसमें 30 से 40% ही है। तो इस दृष्टि से भी हमें संस्कृत नाटकों को भी समझना हो तो प्राकृत भाषा को अच्छी तरह हम समझे तो संस्कृत नाटकों को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए भी प्राकृत भाषा का मतलब अभ्यास आवश्यक है। और पिछले साल हमारे बहुत सालों के लंबे पुरुषार्थ के बाद, प्रयत्न के बाद भारत सरकार द्वारा प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन प्राकृत भाषा का दर्जा देने के बाद जो हमें सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल रही है। तो हमारी एक ये भी सरकार से विनंती है कि जो शास्त्रीय भाषा के लिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो हमें यथाशीघ्र उसका भी